हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आरू सुधांशु की बात पर धीरे से बोली, आपकी क्लासमेट बोल रही हूँ, चश्मी। सुधांशु कुछ याद करते हुए, ओह चश्मिश, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों कॉल किया है? कोई काम था क्या? आरू सुधांशु की बात सुन मुँह बनाते हुए बोली, मेरा नाम अरुंधति है। चश्मिश नाम से तो फटाक से समझ गए कि मैं कौन बोल रही हूँ। सुधांशु सीरियस टोन में बोला, अगर तुम्हें बकवास करनी है तो मैं रख रहा हूँ। आरू जल्दी से बोली, नो, मैं कह रही थी कि सुधांशु इरिटेट होकर बोला, सुबह हो जाने के बाद अपनी बात पूरी करोगे? क्या कह रही थी? जल्दी बोलो ना, अंतर्यामी नहीं हूँ मैं जो आधी बात को पूरा समझ जाऊँ। आरू धीरे से बोली, मुझे नोट्स चाहिए थे क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए कॉलेज नहीं आ रही। सुधांशु आरू की बात पर बोला, क्यों, तुम्हारी शादी तय हो गई है जो सगाई के कारण एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं आ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता 75% अटेंडेंस होना जरूरी है? सुधांशु के इस बात पर आरू मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप अच्छे से बात नहीं कर सकते? उल्टा पुल्टा जवाब देते हो। सुधांशु गुस्से से बोला, मैं रख रहा हूँ, तुम जब आओगी ना तो ले लेना, अब मुझे कॉल बिल्कुल मत करना, मैं काम कर रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु कॉल काट कर देता है। इधर नित्या बार बार सुधांशु को कॉल कर रही थी, लेकिन सुधांशु का फ़ोन बिजी बता रहा था, जिस कारण नित्या गुस्से में अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंक देती है और अंधे मुंह बिस्तर पर गिरते हुए कहती है, तुम्हें तो कल देख लूँगी। सुधांशु अवस्थी। इतना कहकर नित्या अपना बड़ा सा टेडी बेयर गले लगा अपनी आंखें बंद कर लेती है। शारंग बिल्ला, यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। मृत्युंजय अपने सिर को पकड़े बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। शीतल महक की साड़ी को पहने मृत्युंजय के सामने आकर बोली, कैसा लग रहा है? आप ठीक तो हो ना मृत्युंजय? मृत्युंजय नशीली आंखों से शीतल को देखते हुए बोला, काका क्या मिलाया तुमने मेरी ड्रिंक में? शीतल हल्की मुस्कान के साथ मृत्युंजय के पास उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, एक ऐसी दवा मिलाई है कि तुम खुद मुझे अपनी आगोश में लोगे और कल की सुबह हमारी जिंदगी की नई सुबह होगी। मृत्युंजय को तेज गर्मी लग रही थी। वो अच्छे से समझ रहा था कि उसे सेक्सुअल डिजायर इम्प्रूव के ड्रग्स दिए गए हैं और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। शीतल मृत्युंजय को देखते हुए सोचने लगती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दामिनी और शीतल दामिनी के कमरे में बैठी हुई थी। दामिनी शीतल के हाथ में ड्रग्स का एक पैकेट देते हुए बोली, इसे मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया है। एक बार मृत्युंजय के करीब से चली गई ना तो तुम्हें यहाँ होकर रहने से कोई नहीं रोक सकता। शीतल दामिनी की बात पर हैरान भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है। घर में सभी लोग हैं, सबके रहते हुए मैं मृत्युंजय के ये ड्रग्स कैसे दे सकती हूँ? और अगर इस बारे में चुड़ैल चाची को पता चल गया तो आपको पता भी है, धक्के मार कर निकाल देगी मुझे घर से। दामिनी शीतल को घूरते हुए बोली, मृत्युंजय को पाने के सपने देखती हो और अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सपने देखने ही नहीं चाहिए। क्या तुम बहरी हो चुकी थी जब सब लोगों ने कहा कि मिस्टर रॉय की फैमिली पार्टी है जिसमें सभी जाने वाले हैं? उसकी बीवी भी जा रही है लेकिन मृत्युंजय नहीं जा रहा। यही सही मौका है। शीतल दामिनी की बात पर उसे घूरते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है। घर के सारे बड़े रहेंगे, उन लोगों के रहते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दामिनी शीतल के सिर पर मार कर बोली,
मैंने सोच लिया है कि सबके खाने में नींद की दवा मिला दूंगी। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने देखा है मृत्युंजय काम करते वक्त वाइन पीता है, बस तुम्हें उसी वाइन में इस ड्रग्स को मिलाने हैं। दामिनी की पूरी प्लानिंग को सुनने के बाद शीतल के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। शीतल दामिनी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, जरूर, अब मुझे मृत्युंजय को पाने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी बीवी भी नहीं रोक सकती। दामिनी शीतल की बात पर मुस्कुरा देती है और उसी रात जानबूझकर शीतल रुकने के बहाना बनाकर विप्लव के बस हल्का सा डराने का नाटक करते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरे होने के कारण शीतल को घर में रुकने का बहाना मिल जाता है। बाकी घर के कई बड़े तो जा नहीं रहे थे, इसलिए दामिनी भी नहीं जाती। शीतल, जैसा कि दामिनी ने कहा था, मृत्युंजय जब काम करते हुए अपनी मीटिंग खत्म कर वॉशरूम में जाता है तो दामिनी उसके वाइन की बोतल में उस ड्रग्स के हाई डोज को मिला देती है जिसे मृत्युंजय वॉशरूम से आने के बाद पी लेता है और जिस कारण मृत्युंजय की हालत खराब हो जाती है। यही सब सोचते हुए शीतल के चेहरे की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। शीतल मृत्युंजय के करीब आते हुए उसके शर्ट्स के बटन खोलने लगती है। इधर सारंग बिल्ला रात का वक्त था। मृत्युंजय शीतल को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसका पूरा शरीर उसके वश में नहीं था। उसे शीतल के छूने से घिन आ रही थी। शीतल मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन उसको देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर बोली, जय, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हारे पास आ जाती। मृत्युंजय शीतल को खुद से दूर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन शीतल मृत्युंजय को खींचकर बिस्तर पर ढकेल देती है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाकर बोला, आई से लीव मी ब्लडी बिच, अदरवाइज आई विल किल यू। शीतल मृत्युंजय को गाली देने पर उसके शर्ट को निकालकर फेंक देती है और अपनी साड़ी के पल्लू को निकालते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरीके से पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी उस सो कॉल्ड बीवी को परमानेंट रास्ते से निकालने की प्लानिंग तो कर ही ली थी, लेकिन क्या करें, उसकी जान इतनी भी सस्ते नहीं है, मरने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी उसका दिमाग पैरालाइज हो जाएगा और वो रास्ते से हटा जाएगी और तुम मेरे हो जाओगे। इतना कहकर शीतल मृत्युंजय के होठों की तरफ बढ़ती है कि उसके बाल को पकड़कर खींच लेता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देता है, जिस कारण शीतल औंधे मुंह फर्श पर जा गिरती है। शीतल अपने गाल पर हाथ रखे सामने की तरफ देखती है तो उसे अपने गाल पर तेज जलन हो रही थी, क्योंकि थप्पड़ काफी तेज था। महक गुस्से में तमतमाई हुई खड़ी हुई थी। महक आगे बढ़कर शीतल के बाल को मजबूती से पकड़ लेती है और वो 6 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। महक शीतल को बाल सहित पकड़कर उठाते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू टच माई हस्बैंड? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पहले भी मेरा हाथ जलाने की कोशिश की थी ना? शीतल हैरानी से महक की तरफ देखने लगती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जो अभी महक ने कहा। इसका मतलब महक की याददाश्त वापस आ चुकी थी।
महक शीतल को बाल सहित पकड़कर कमरे से घसीटते हुए बाहर लेकर जाती है तो सब लोग पार्टी से वापस घर आ चुके थे। महक शीतल को सीढ़ी के पास ले जाकर बोली, बहुत शौक है ना नौटंकी के साथ सीढ़ियों से गिरने का और दूसरे को धक्का देकर गिराने का। जब खुद की बारी आती है तो कैसा महसूस होता है फील करो। इतना कहकर महक शीतल को जोर से लात मारकर धक्का दे देती है, जिस कारण शीतल मुंह के बल गिरते हुए फर्श पर जा लेटती है। उसके सिर से बहुत बुरी तरीके से खून निकल रहा था। सभी लोग जो कि कमरे में जा चुके थे हल्ला और चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनकर वापस बाहर आ जाते हैं और शीतल की हालत देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अमृत महक के पास जाकर बोला, ये क्या किया तुमने? महक अपनी लाल आंखों से अमृत की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर को कॉल करिए। महक अभी कह रही थी कि उन्हें महक के कमरे के सामान गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग उस तरफ चले जाते हैं। सभी बड़ों के खाने में नशीली दवाई मिलाई गई थी, इसलिए वो लोग इतना शोर शराबा सुनने के बावजूद उठे नहीं थे। जब सभी कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं मृत्युंजय अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा था और वॉशरूम की तरफ जा रहा था, जिस कारण फ्लावर वास गिरकर टूट गया था। अमृत और शोभित जल्दी से जाकर मृत्युंजय को पकड़ लेते हैं। मृत्युंजय के शरीर गर्म आग की भट्ठी की तरह तप रही थी। अब जाकर उन दोनों को सब कुछ समझ आ जाता है। अमृत शोभित की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर को कॉल करो, इसे ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन शीतल को भी हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी। महक अमृत की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग कमरे से बाहर आ जाइए। सभी महक की तरफ देखने लगते हैं और अमृत और शोभित उसकी बात समझ जाते हैं। इसलिए मृत्युंजय को बिस्तर पर बैठाकर वह लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। महक दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। महक धीमे कदमों से मृत्युंजय के पास जा उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, मुझे आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। मृत्युंजय अपने होश में नहीं था तो तुरंत महक को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसको होठों पर किस करने लगता है। वो काफ़ी रूड और अग्रेसिव होकर किस कर रहा था। महक मृत्युंजय का साथ देने लगती है। मृत्युंजय महक के किस करते करते आगे बढ़ जाता है और महक मृत्युंजय का साथ देने लगती है। इधर सभी लोग शीतल को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। इधर सिटी हॉस्पिटल कोई दूसरा डॉक्टर शीतल का इलाज कर रहा था। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी सदमे के कारण बेहोश हो गई थी। वैशाली, अमृत और शोभित डॉक्टर सक्सेना के केबिन में बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी और बाकी सब लोग घर में ही थे। वैशाली अपने गले को स्ट्रेच करते हुए डॉक्टर सक्सेना के सामने आती है तो डॉक्टर सक्सेना कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? डोंट वरी, शीतल को कुछ नहीं होगा। वैशाली डॉक्टर सक्सेना के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, हमारे चेहरे में तुमको इडियट लिखा हुआ नज़र आता है। हमको तो उसी दिन तुम्हारी नीयत के बारे में पता चल गया था जिस दिन हम महक दीदी का प्लास्टर निकलवाने आए थे। क्यों पैरालाइज कर रहे हो उनको दिमाग को? शोभित वैशाली को डॉक्टर सक्सेना से दूर कर डॉक्टर सक्सेना के गाल पर एक घुस्सा जड़ देता है और एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है,
क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम लोगों को धोखा देने का अंजाम क्या हो सकता है? जैसे पैसा ही तुम्हारा बेटा वैसा ही तुम्हारा बेटा तुम पर बहुत यकीन किया था हम लोगों ने। हमारे फैमिली डॉक्टर हो तुम, साले से हम लोगों का इलाज करने आए हैं और चंद पैसों के लिए मासूम महक की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। डॉक्टर सक्सेना शोभित की बात पर डरे हुए से उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं भला महक के साथ क्यों कुछ करना चाहूँगा। अमृत कुर्सी पर आराम के साथ बैठते हुए बोला, वो तो तुम बताओगे ना डॉक्टर कि तुमको महक के लिए ऐसा साजिश क्यों किया और किसके कहने पर किया। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम किससे बतिया रहे हो? साले के कान के नीचे खींच कर लगाओ ना, सारा रट्टू तोता की तरफ बोलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।